हेलो जी, नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका पॉलिटी विद अनुराधा मैम यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज एक अनोदर वैल्यूएबल वीडियो में हम आपके सामने हैं। एस्टेट 2026 को लेके जो हमारी सीरीज चल रही है, कंप्लीट सिलेबस रिवीजन एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, उसका ये 7वां पार्ट है इस वीडियो सीरीज का। और आज हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, नेचर, फीचर एंड सिग्निफिकेंस, और इसके साथ ही डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। यानी कि आपके सिलेबस के अंदर पॉलिटिकल थ्योरी का पहला ही टॉपिक, जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत का पतन और पुनरुत्थान, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ ही हम कंसेप्ट को भी देखेंगे, और जितने भी फैक्ट और जितने भी आपके लिए कंसेप्ट हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए, इस वीडियो के अंत तक आपके सारे ही कवर हो जाएंगे। बस आपको जुड़े रहना है। 30 से 35 हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो क्या सोल्व करने का, सवाल हल करने का आज का हमारा टारगेट है। सो जुड़े रहिए। ये मेरे सामने पहला क्वेश्चन है जो बात करता है पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन थीसिस को प्रमुख रूप से किसने आगे बढ़ाया। देखिए, पतन व पुनरुत्थान की बात हम आज करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले एल्फ्रेड कोबेन, आप इस नाम से जरूर वाकिफ होंगे। तो एल्फ्रेड कोबेन ने सबसे पहले क्या हुआ, 1953 के अंदर एक निबंध लिखा, द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1953। और पतन की बात करने वाले विद्वानों में सबसे पहले और महत्वपूर्ण विचारक हैं एल्फ्रेड कोबेन। इन्हीं ने कहा था कि राजनीतिक विज्ञान, यानी कि जो पुरानी पॉलिटिकल थ्योरी है, जिसके अंदर आदर्शों पे अध्ययन होता है, मूल्यों का अध्ययन होता है, और जो क्या व्याख्यात्मक अध्ययन होता है। अगर हम बात करें तो यूटोपियन स्टडी होती है आपकी प्लेटो और अरस्तु के जैसे, उस थ्योरी का क्या हो चुका है, पतन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एल्फ्रेड कोबेन, ऑप्शन नंबर सी। 1953 में इनकी बुक आई थी, द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इसी के साथ हम बात करें तो डेविड ईस्टन भी वो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण विचारक हैं जिन्होंने डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की बात की। और इन्होंने भी, कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, कंसेप्ट और जो क्या है फैक्ट आपके साथ सामने बारी बारी आते रहेंगे। 1953 के अंदर ही डेविड ईस्टन की एक बुक आई थी, और डेविड ईस्टन की उस बुक का नाम था द पॉलिटिकल सिस्टम 1953। क्या? द पॉलिटिकल सिस्टम, द पॉलिटिकल सिस्टम 1953। इस बुक में हमारे जो क्या है वो कोबेन के बाद ईस्टन जी ने भी राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात की। और एक बात हमेशा याद रखिएगा या फिर कहीं नोट कर लीजिएगा, शुरुआत करने वाले कोबेन है, लेकिन पतन की इस डिबेट को या डिक्लाइन की इस डिबेट को फेमस करने वाले, ठीक है, और जो क्या है वो आगे बढ़ाने वाले कौन है, हमारे डेविड ईस्टन। ठीक है जी। और डेविड ईस्टन ही आगे जाके देखेंगे, इन्हीं का ही दिया हुआ व्यवहारवाद, फिर राजनीतिक सिद्धांत, यानी कि जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी है, या जो मूल्य परक अध्ययन होता है राजनीति शास्त्र का, जिसके अंदर तो क्या क्या होना चाहिए पे बात होती है, उसका पतन धीरे धीरे तो क्या वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इतना हमने इस क्वेश्चन से देख लिया है। अब हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, जो बात करता है 20वीं सदी के मध्य में पॉलिटिकल थ्योरी के पतन का एक प्रमुख कारण क्या रहा है। देखिए, कारण से क्वेश्चन हमेशा आता है। कारण से क्वेश्चन जो क्या है बच्चों, हमेशा ही हमको देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल थ्योरी के जो क्या है वो डिक्लाइन के पतन क्या रहे। और इन पतनों के अंदर 3-4 पॉइंट है जो आप यही लिख लीजिए। देखिए, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है हमारा इतिहासवाद, यानी कि हिस्टोरिसिज्म। और दूसरा हमारा जो कारण है वो है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है, क्या? प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद। इसी के साथ अगर हम बात करें तो डेविड ईस्टन के अनुसार जब हम बात करेंगे अति तथ्यवाद, यानी कि हाइपर फैक्चुअलिज्म, ये जो क्या है वो 2-3 बड़े रीजन है पॉलिटिकल थ्योरी के पतन की। तो डेविड ईस्टन यहाँ पे क्या बात कह रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी के पतन का एक प्रमुख कारण कौन सा है। तो नॉर्मेटिव वैल्यू तो इसका एक फीचर है, एक विशेषता है, क्योंकि मूल्यों का अध्ययन ही सबसे बड़ी विशेषता थी क्या है हमारी पुराने राजनीतिक सिद्धांत की
सबसे बड़ी विशेषता कि मूल्यों को सबसे ऊपर यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है, इसलिए इसको आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत भी बोल देते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, मार्क्सिज्म और जो क्या है फेमिनिज्म, ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। फेमिनिज्म अगर हम देखें तो नारीवाद तो एक पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद आई हुई एक आइडियोलॉजी है या कंसेप्ट है, ठीक है, यानी कि अब अवधारणा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहेवियरलिज्म का उदय, यानी कि डेविड ईस्टन नाम के ही एक विचारक ने, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, डेविड ईस्टन ने क्या कहा, अपनी एक बुक लिखी और उस बुक आई थी 1965 के अंदर, और बुक का नाम था ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस। क्या नाम है बुक का, ध्यान से लिख लीजिए, ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस। 1965 में इनकी किताब आई थी, और व्यवहारवाद का जो क्या है वो व्यवहारवाद का ये राजनीति के अंदर, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर उदय हो चुका था। अगर हम बात करें व्यवहारवाद के पितामह तो है हमारे चार्ल्स मेरियम, जिन्होंने बुक लिखी थी न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925। लेकिन अगेन वही बात है, फेमस करने वाले व्यवहारवाद को, और यही विचारक आगे जाके 1969 में क्या दे देंगे, उत्तर व्यवहारवाद, खुद ही घोषणा कर देंगे कि व्यवहारवाद तो सफल नहीं हुआ और उत्तर व्यवहारवाद के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। तो डेविड ईस्टन जी ने ही क्या किया, इस कंसेप्ट को फेमस किया, ठीक है। तो बिहेवियरिज्म का उदय सबसे बड़ा कारण था राजनीतिक सिद्धांत के पतन का, और बिहेवियरिज्म के बाद ही हम बात करें तो नॉर्मेटिव जो हमारी पॉलिटिकल थ्योरी थी उसकी जगह ले ली थी इंपीरियल पॉलिटिकल थ्योरी ने, यानी कि मूल्यों के स्थान पर अब आ गए थे तथ्य, और राजनीतिक शास्त्र को राजनीतिक विज्ञान बनाने की बातें पुरजोर से जो क्या होने लग गई थी। इसी को ही हम व्यवहारवादी क्रांति बोलते हैं, आम भाषा में अगर हम कहें तो राजनीतिक विज्ञान के अंदर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, यानी कि बिहेवियरिज्म का उदय ही वो कारण था जिसने क्या किया, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जो डिबेट है एक डिक्लाइन की, उसको शुरू किया। द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन है, अभी मैं आपको पीछे बता के आई हूँ। इस बुक के लेखक है हमारे अल्फ्रेड कोबेन, और अल्फ्रेड कोबेन के साथ ही डेविड ईस्टन की दोनों बुक हमने कर ली है, ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस और द पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है जी। इसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन नंबर या क्वेश्चन नंबर 4 को, और क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है बिहेवियरल रिवॉल्यूशन का पॉलिटिकल थ्योरी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रभाव क्या पड़ा, प्रभाव बहुत आसान है कि नॉर्मेटिव अप्रोच, अभी नॉर्मेटिव अप्रोच क्या है, बार बार में ये वर्ड आ रहा है, इसको देख लेते हैं। नॉर्मेटिव अप्रोच का मतलब क्या है, मूल्य परक अध्ययन, मूल्य परक अध्ययन। जैसे हम कभी बोलते हैं ना कि वो अपने नॉर्म्स का बहुत पक्का है, ठीक है, रूल रेगुलेशन नॉर्म्स क्या है, तो नॉर्म्स का मतलब क्या है, जब मूल्यों की बात हो, आदर्शों की बात हो, ठीक है, वैल्यूज पे जो फोकस किया जाए उसी को हम बोलेंगे क्या, नॉर्मेटिव अप्रोच। और इसके ठीक अपोजिट है, ठीक उल्टा है हमारा इंपीरियल अप्रोच। इंपीरियल अप्रोच के अंदर बात होती है साइंस की, फैक्ट की, एक्सपेरिमेंट की, अन्वेषणात्मक अध्ययन की और खोज विधि की, ठीक है, जो क्या है बाद में व्यवहारवाद की एक बहुत बड़ी विशेषता उभर के सामने आई। तो क्या है, बिहेवियरलिज्म का पॉलिटिकल थ्योरी पर सबसे ज्यादा इफेक्ट ये पड़ा कि आपका नॉर्मेटिव अप्रोच की जगह राजनीतिक विज्ञान यानी कि राजनीति के अध्ययन की जो क्या है एक नई पद्धति जिसका नाम था इंपीरियल एंड साइंटिफिक अप्रोच, ये हावी हो गई राजनीति के ऊपर। और लगातार 10 सालों तक हर विचारक जो क्या अपने अपने अंदाज से कोशिश करता रहा कि राजनीति को कैसे विज्ञान बनाए, साइंस बनाए, और साइंस भी कौन सा, प्योर साइंस, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए इसका सही जवाब। चलते हैं नेक्स्ट हमारे जो क्या है वो क्वेश्चन के ऊपर, ये बात करता है पॉलिटिकल थ्योरी की रिसर्जेंस यानी कि पुनरुत्थान का प्रमुख कारण क्या है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर ले चलती हूँ। देखिए, जब 1950s की हम बात कर रहे हैं तो क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे देश नए आजाद हो रहे हैं, जिसका नाम हम कहेंगे, अक्सर बोलते हैं उसको पॉलिटिकल साइंस के अंदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, यानी कि तृतीय विश्व के देशों का उदय हो रहा है। तृतीय विश्व के देश यानी कि अगर हम बात करें तो नए नए देश आजाद हो रही हैं और उनके यहाँ की अपनी क्या है शासन प्रणालियां हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर
अगर हम बात करें तो हर विषय ने कुछ न कुछ योगदान दिया, बट पॉलिटिकल साइंस का या राजनीतिक शास्त्रियों का उन विश्व युद्धों के अंदर कोई खास हमें योगदान देखने को नहीं मिलता। उसी के बाद से ये सारी डिबेट स्टार्ट होती है, पतन हो गया, पुनरुत्थान हो गया, व्यवहारवाद हो गया, उत्तर व्यवहारवाद हो गया, ये पोस्ट पॉजिटिव हो गया, आगे फिर क्या आएगा, मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। यानी कि सारी ये जो कहानी है बच्चों, ये 5-6 टर्म साथ में ही ये सारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई है। तो 1950s में एक कंसेप्ट आया जो था कि राजनीतिक सिद्धांत जो ये पुराने वाला है, इसमें मूल्य है, आदर्श हैं और इनसे बदला नहीं होने वाला सब्जेक्ट का, तो वो क्या हो गया, पतन की डिबेट चल गई। फिर हम देखें 1970s के अंदर, यानी कि क्या है, 20 सालों के बाद ही एक और जो क्या है वो कंसेप्ट निकल के आया जिसका नाम था रिवाइवल। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान। मतलब ये कहा कि भैया पॉलिटिकल साइंस को प्योर साइंस मत बनाओ, बना ही नहीं सकते। आप कितने सिद्धांत बनाओ, कितने आप आंकड़े लाओ, कितने फैक्ट लाओ, कितने सर्वे करो, लेकिन जब तक उनके अंदर आत्मा नहीं होगी, स्पिरिट नहीं होगी, या फिर जो क्या है एसी वाले कमरे में यूनिवर्सिटी का जो क्या है वो आपका डीएन है या एचओडी है या हेड है, वो कितनी थ्योरी बना ली, ठीक है, खासकर अमेरिका के अंदर ये सारी बातें चल रही थी। आप कितनी भी थ्योरी बना लो, लेकिन जब तक आपकी थ्योरी या आपका डेटा या आपके आंकड़े या आपके तथ्य ग्राउंड रियलिटी को शो नहीं करेंगे, तब तक जो क्या है वो एक्चुअल में जो आम जनमानस की समस्याएं हैं उनके ऊपर बात नहीं करेंगे, तो उस हमारी जो क्या है वो इंपीरियल स्टडी का, वैज्ञानिक अध्ययन का कोई जो क्या है वो प्रयोग यूज नहीं है इन रियली के अंदर पॉलिटिकल साइंस में। क्योंकि राजनीतिक शास्त्र के अंदर हम मनुष्यों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, ना कि जो क्या है निर्जीव केमिकल्स का या निर्जीव फिनोमिनास का, ठीक है। तो यहां से फिर दोबारा से उसी जो क्या है वो नॉर्मेटिव स्टडी को या मूल्यों का अध्ययन दोबारा से स्टार्ट हो गया। इसी को ही हम क्या बोलेंगे, उत्तर व्यवहारवाद, ठीक है जी। ये चीजें बड़ी अपने आप में जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनको साथ ही पढ़ते हैं। तो जब दोबारा से पुनरुत्थान की बातें होने लगी 1970s के अंदर, तो उसी को हमने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान, ठीक है। और पुनरुत्थान के मैं आपको 3-4 विचारक बता दूंगी, लगे हाथ। देखिए, सबसे पहला तो जॉन रोल्स जॉन रोल्स को हम क्या कहेंगे, जैसे वो है ना वो आपका गाना हिंद के सितारे, तो वैसे ही पुनरुत्थान का सितारा कौन है, जॉन रोल्स की एक किताब आती है आपका 1971 के अंदर, 1971 में, द थ्योरी ऑफ जस्टिस, THEO, द थ्योरी ऑफ जस्टिस। यानी कि इस बुक के बाद दोबारा से राजनीतिक सिद्धांत के अंदर उसी जो क्या है आपका क्या कहें तो नॉर्मेटिव स्टडी की फिर से बातें होने लगी, और एक्चुअल में राजनीतिक विज्ञान के अंदर जिन मुद्दों की जरूरत है, न्याय की, समानता की, स्वतंत्रता की, ठीक है, ऐसे जो क्या है वो मुद्दों के ऊपर दोबारा से बातें होने लगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, पुनरुत्थान। और जॉन रोल्स और साथ में हम देखिए हन्ना आरेंट पूरी पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर इकलौती क्या है, फीमेल पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, और बड़ी दमदार जो क्या है वो ये अपने आप में क्या है पर्सनैलिटी है, हन्ना आरेंट, जॉन रोल्स, और इसी के साथ आइजिया बर्लिन। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो आप जानते हो आइजिया बर्लिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी का कंसेप्ट दिया था अपनी बुक टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी के अंदर। तो आइजिया बर्लिन, जॉन रोल्स, हन्ना आरेंट, इसी के साथ एक हमारे रूढ़िवादी विचारक हैं जिसका नाम है माइकल ओक्सफोर्ड। तो इन विचारकों को हम राजनीतिक सिद्धांत के, एक वोलिन भी हैं, एस्टेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था वोलिन की बुक को लेके, लेकिन सबको ये लगा कि भैया क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, कौन है न्याय विचारक वोलिन, आज तक हमने इसके बारे में पढ़ा ही नहीं, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा। एक्चुअल में ये वोलिन वही विचारक है जिसने पॉलिटिकल थ्योरी के रिवाइवल की बात की है, समझ गए आप। तो वोलिन कहे हम या ये तीनों चारों विचारक कहें, ये सारे पुनरुत्थान से जुड़े हैं, और इनसे मैं कहूं मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आ चुका है इसी लाइन से कि कौन समर्थक है जी, कौन सपोर्टर है, और कौन क्या है विरोधी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से इतना हमने देख लिया है। आई होप कि काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपके माइंड में। तो पॉलिटिकल थ्योरी के रिसेशन का प्रमुख कारण ये था कि नॉर्मेटिव फिलोसॉफी की वापसी हो गई, और जो क्या है दोबारा से मूल्य परक अध्ययन होने लग गया, और ये कहा गया कि एक्चुअल में मूल्य और तथ्य दोनों को मिला के स्टडी की जाए, वही बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस ने पॉलिटिकल थ्योरी के रिव्यू में क्या भूमिका निभाई, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारी जॉन रोल्स थे, जॉन रोल्स क्या है, जॉन रोल्स
क्या है, पुनरुत्थान के सितारे हैं। और इनकी बुक ने क्या किया, दोबारा से अरस्तु और प्लेटो के टाइम की न्याय की डिबेट को या जस्टिस की डिबेट को या न्याय के विचार को दोबारा से पूरे वर्ल्ड के अंदर चर्चा का विषय बना दिया। और जो क्या है वो विषय बना दिया। और उसके बाद ही फिर क्या हुआ, जॉन रॉल्स के ऊपर ही बहुत सारी किताब लिखी गई, डिबेट्स हुई। और इनके ही एक दोस्त थे यानी कि सहपाठी थे, रॉबर्ट नोजिक और हेग और मिल्टन फ्रीडमैन और अमर्त्य सेन। फिर तो लाइन ही लग गई जो क्या है वो जस्टिस की थ्योरी पे बात करने वाले विचारकों की। ठीक है, तो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल फिलोसफी को पुनर्जीवित करने का श्रेय पूरी तरीके से जॉन रॉल्स को जाता है। जॉन रॉल्स एक अमेरिकी राजनीतिक आपके विचारक हैं जिनकी बुक है द थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो हमने देख ली है। इसी के बाद इनकी और भी बुक है, जैसे हम बात करें जस्टिस एज फेयरनेस ए रीस्टेटमेंट। फिर इसके बाद हम बात करें जो क्या है हमारा जस्टिस एज फेयरनेस ए रीस्टेटमेंट। और इसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल लिबरलिज्म के ऊपर ही बहुत बात की है। और जॉन रॉल्स को हम क्या बोलते हैं, समतावादी विचारक, समतावादी विचारक। और इन्होंने क्या, जो न्याय के अंदर आपका पूंजीवादी व समाजवादी, इन दोनों विचारधाराओं को कंबाइन करने का एक किस्म से काम किया है। दोनों के पॉजिटिव एस्पेक्ट ले लिए हैं और किसी भी तरीके की अति से बचते हुए इन्होंने आज तक जो हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर न्याय के ऊपर सबसे अच्छा काम किया है। ये ठीक वैसा है जैसे जेस मिल ने लिबर्टी के ऊपर सबसे अच्छा काम किया है अपनी बुक ऑन लिबर्टी के अंदर। जैसे जेस मिल फेमस है लिबर्टी के ऊपर काम करने के लिए, वैसे ही जॉन रॉल्स फेमस है जस्टिस के ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम हमारे तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जॉन रॉल्स किस विचारधारा से जुड़े हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लिबरलिज्म। देखिए जॉन रॉल्स वैसे तो उदारवादी विचारक हैं, लेकिन उदारवाद के अंदर इन्होंने क्या किया, एक किस्म से कल्याणकारी राज्य की जो क्या है वो कल्याणकारी राज्य की बात की। और ये कहा कि राज्य को क्या करना चाहिए, प्रगतिशील कर लगाना चाहिए। वह जो बड़े बड़े पूंजीवादी हैं उनके ऊपर टैक्स लगा के उनका जो टैक्स का पैसा है वो तो क्या है वो एक उदारवादी राज्य को कल्याणकारी कार्यों के अंदर प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या हो पूरे समाज का भला हो और उन व्यक्तियों तक भी वो सुविधा पहुंच सके जो क्या है मार्जिनलाइज है। ठीक है, और इसीलिए उनका जो न्याय का सिद्धांत है, जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, उसको जो क्या है कई बार हम पढ़ते हैं, याद करते हैं। तो जॉन रॉल्स वैसे तो उदारवादी विचारक हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, उदारवाद के अंदर रहते हुए ही न्याय का सिद्धांत दिया। और वो इनका न्याय का सिद्धांत पूंजीवादी जो सोच है, कट्टर पूंजीवाद की, जो क्लासिकल लिबरलिज्म की धारणा है कि लेजिस्फेयर की बात या अदृश्य हाथ का सिद्धांत या हस्तक्षेपवादी राज्य की बात, या हम बात करें जो आगे नव उदारवाद के अंदर हमको देखने को मिलेगा न्यू लिबरलिज्म के अंदर नाइट वॉचमैन स्टेट, उनसे काफी दूर है। और इन्होंने एक अलग हट के कंसेप्ट दिया कि राज्य को जो क्या है वो व्यक्तियों की भलाई में क्या है हस्तक्षेप करना चाहिए। और इनके न्याय के सिद्धांत के बारे में आगे हम बात करेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो उदारवादी विचारक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, पॉलिटिकल बिहेवियरिज्म का नारा रेलेवेंस एंड एक्शन किससे जुड़ा है। देखिए बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कुछ इस क्वेश्चन से हमको सीखने को मिलेगा। आइए देखो, सबसे पहले तो डेविड ईस्टन 1950 के दशक में 1953 के अंदर अपनी एक बुक लिखता है जिसका नाम था द सिस्टम ऑफ लॉजिक, इसके बारे में हमने बात कर ली। और फिर एक 1965 में बुक लिखता है द पॉलिटिकल एनालिसिस। और फिर पूरी दुनिया के अंदर व्यवहारवाद आता है और ये कहता है कि आपका जो सिद्धांत है उसके अंदर उसको बार बार में जांच परख के देखने की आपके पास एबिलिटी नहीं है, तो सिद्धांत जो क्या है वो आपका परिकल्पनाई है, उसके अंदर स्टैंडर्ड नहीं है। और जो क्या है व्यवहारवाद के नियम लेके आ गया कि व्यवहारवाद के अंदर क्या हो, सत्यता हो, प्रामाणिकता हो, मूल्य फ्री हो, है ना, यानी कि उसके अंदर वैल्यू नहीं हो, और जो क्या है वो मूल्य सापेक्ष नहीं बल्कि मूल्य निरपेक्ष हो। वही डेविड ईस्टन 1969 के अंदर एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन है, क्या है, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, 1969 में इसी अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के सामने डेविड ईस्टन भाषण देता है। खुद ये मानता है कि व्यवहारवाद जो क्या थी मेरी एक गलती थी। और मुझे अब समझ में आ गया है कि खाली अकेले मूल्यों से भी काम नहीं चलेगा, खाली अकेले तथ्यों से भी काम नहीं चलेगा। अगर सिर्फ हम तथ्यों की बात करें तो दुनिया भर की जो क्या है वो किताब लिख लिख के रख दी, हमें सिद्धांत बना दिए, थ्योरी बना दी, लेकिन वास्तविक जीवन से उन थ्योरी का कोई कनेक्शन बैठता ही नहीं। और
केवल हम मूल्यों की बात करें और उसके अंदर तथ्य नहीं हो तो वो भी बात अच्छी नहीं है। तो अब क्या है, हमको राजनीतिक विज्ञान के अंदर दोबारा से मूल्य प्लस तथ्य दोनों को ही जोड़ के चलना होगा। और व्यवहारवाद के बाद उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की खुद उद्घोषणा कर दी डेविड ईस्टन ने, और दो बातें कही, एक रेलेवेंस और एक एक्शन। ठीक है, यानी कि प्रासंगिकता और मूल्य। तो ये दो कीवर्ड हैं, रेलेवेंस एंड एक्शन, यानी कि प्रासंगिकता और मूल्य। यानी कि पोस्ट बिहेवियरिज्म का नारा रेलेवेंस एंड एक्शन किससे जुड़ा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने कहा है कि राजनीति के अंदर अब हमको प्रासंगिकता, देखिए तीन बातें हैं। पहला तो है प्रासंगिकता, यानी कि रेलेवेंस, आप जो थ्योरी बिल्ड कर रही हो क्या उसका समाज की हकीकत के अंदर वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में योगदान है तो ही वो आपकी रेलेवेंस, आपकी स्टडी होगी। उसके बाद मूल्य या वैल्यू, मूल्यों को वो दोबारा लेके आए। और तीसरा एक्शन भी इसको हम बोल देते हैं, तीसरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपको अपना सामाजिक उत्तरदायित्व तय करना होगा, सामाजिक उत्तरदायित्व तय करना होगा। यूनिवर्सिटी में बैठ के डिबेट करने से राजनीतिक विज्ञान का विकास होने वाला नहीं है। ठीक है जी, तो ये था डेविड ईस्टन, इसका क्वेश्चन का सही आंसर। अभी हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। लियो स्ट्रॉस, लियो स्ट्रॉस ने पॉलिटिकल थ्योरी के रिवाइवल में किस पर जोर दिया है? एक्चुअल में लियो स्ट्रॉस एक फिलोसोफर थे और जो राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की एक दार्शनिक पद्धति है। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जो क्या है वो अप्रोच कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, तो उसमें हम बात करें दार्शनिक जो एक पद्धति है उसके बारे में बात की डेविड ईस्टन, सॉरी लियो स्ट्रॉस ने। लियो स्ट्रॉस को भी हम क्या है पुनरुत्थान के विचारक के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो लियो स्ट्रॉस ने पॉलिटिकल थ्योरी के रिवाइवल में किस पर जोर दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, कि जो क्लासिकल एंड पॉलिटिकल फिलोसॉफी है उसकी वापसी की इन्होंने बात की। एक लियो स्ट्रॉस की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, जरूर से आप लिखिए, व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसॉफी 1959, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। देखिए, व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसॉफी 1969। ठीक है, इस बुक के अंदर उन्होंने फिलोसॉफी के यानी कि दर्शन के राजनीतिक विज्ञान के अंदर इंपोर्टेंस के बारे में बात की है। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड तो जुड़ा है व्यवहारवाद से, इंपेरिकल स्टडी भी जुड़ी है व्यवहारवाद से, इंस्टीट्यूशन एनालिसिस भी जुड़ा है व्यवहारवाद से, और आगे एक अप्रोच भी आएगी संस्थागत अध्ययन, फिर आगे आएगा नव संस्थावाद। तो ये चीजें मैं आपको डिटेल में बाद में करवाऊंगी। उसके बाद देखिए एंड ऑफ आइडियोलॉजी की अवधारणा किससे संबंधित है? बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, काफी प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। देखिए एंड ऑफ आइडियोलॉजी, सबसे पहले ये है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। एंड ऑफ आइडियोलॉजी, इसका मतलब है कि विचारधाराओं का अंत, विचारधाराओं का अंत। तो ये बुक लिखी थी हमारे एक विचारक डेनियल बेल ने, और डेनियल बेल क्या है, एक हमारे अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं डेनियल बेल। तो इन्होंने किताब लिखी थी द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। एक हमारे फ्रांसिस फुकुयामा है जिन्होंने किताब लिखी द एंड ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो दोनों विचारकों को हमको समझना होगा, नहीं तो दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड ऑफ आइडियोलॉजी की बात की डेनियल बेल ने, एंड ऑफ हिस्ट्री की बात की फ्रांसिस फुकुयामा ने। तो डेनियल बेल ने कहा एंड ऑफ आइडियोलॉजी, यानी कि इस कंसेप्ट का सीधा मतलब ये है, ज्यादा घूम के न बात करते हुए, कि वर्तमान में इस समय में जब औद्योगिकरण अपने पीक पर है और औद्योगिकरण ने या पूंजीवाद ने, है ना, समाज को ढकसा लिया है एकदम से, तो ऐसे में जो पहले के बड़े बड़े वाद हुआ करते, जो बड़ी बड़ी आइडियोलॉजी हुआ करती, साम्यवाद, रूढ़िवाद, मार्क्सवाद, वो कहीं ना कहीं इररिलेवेंट होती जा रही है। और आज दुनिया के ऊपर एक ही चीज हावी है, वो है पूंजीवाद, कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद। और व्यक्ति जो क्या है इन्हीं सब चीजों में खुश है। वास्तव में मजदूरों के अंदर एकता हो गई है। अच्छा, पूंजीवादी राज्य के अंदर क्रांति नहीं हुई है। तो कहने का मतलब एंड ऑफ आइडियोलॉजी बुक डेनियल बेल की बात करती है कि अब बड़ी बड़ी विचारधाराओं के स्थान पर सिर्फ एक विचारधारा बच गई है जो औद्योगिकरण की देन है, और जिसका नाम है पूंजीवाद या उदारवाद। इसी को हम कहेंगे डेनियल बेल की एंड ऑफ आइडियोलॉजी का कंसेप्ट। और एंड ऑफ आइडियोलॉजी बात करती है
हाँ जी, 1960 के अंदर उसकी 1960 के अंदर ये बुक आई थी। ईयर भी लिख लीजिए। देखिए 1960 यानी कि 1960s के अंदर डेनियल बेल की बुक आई थी, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। इस बुक का पूरा नाम है द एंड ऑफ आइडियोलॉजी ऑन द एक्सॉस्टन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज। यानी कि ये बात करता है पुरानी विचारधाराएं अपनी प्रासंगिकता खो चुकी हैं और बड़े बड़े वादों के स्थान पर व्यवहारिक व तकनीकी समाधानों को अब हमने क्या है वो प्राथमिकता देनी शुरू कर दी है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। द पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन के संदर्भ में वैल्यू न्यूट्रलिटी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिक्लाइन के संदर्भ में वैल्यू न्यूट्रलिटी का अर्थ क्या है? मोरल जजमेंट को प्राथमिकता देना, या एथिकल नेचुरल अप्रोच अपनाना, या साइंटिफिक अप्रोच पर जोर देना, या पॉलिटिकल एक्टिविज्म बढ़ाना। तो देखिए अंडरस्टूड है मोरल जजमेंट और एथिकल न्यूट्रल ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो वैल्यू न्यूट्रलिटी को नहीं, मूल्य सापेक्षता को नहीं, सॉरी मूल्य निरपेक्षता को नहीं, मूल्य सापेक्षता को बढ़ाते। तो साइंटिफिक जो आपकी अप्रोच है या साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी है, दो चीजें होती हैं। देखो एक तो होता है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का मतलब जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी भी विषय के ऊपर अपने खुद के विचार मिला के या बायस्ड होके या जो क्या है वो मूल्यों के साथ जुड़ के स्टडी करते हैं, उसको बोलेंगे सब्जेक्टिविटी। और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है 100% निष्पक्षता, यानी कि आपके या रिसर्चर के उसके खुद के उसके अंदर वैल्यूज हैं, जो उसके नॉर्म्स हैं, जो उसके आइडियाज हैं, वो उसके अंदर नहीं शामिल हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी कहें तो एक अच्छी बात है स्टडी के अंदर, रिसर्च के अंदर। तो पॉलिटिकल थ्योरी के डेक्लाइन के संदर्भ में वैल्यू न्यूट्रलिटी का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैल्यू न्यूट्रलिटी मतलब अपनी खास जो क्या है वो अपने विचारों को अपनी रिसर्च से स्टडी से दूर रखना और बाइस फ्री स्टडी करना। तो साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर जोर देना। तो 11 का हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी, आसान सा ही क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करेंगे रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में फेमिनिज्म का क्या योगदान रहा। तो देखिए रिवाइवल का मतलब क्या है कि जब दोबारा से बातें होने लग जाएं, नए नए टॉपिक मिल जाएं, नई नई बुक लिखी जाएं, नए राइटर आए, सेमिनार हो, डिबेट हो, डिस्कशन हो। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखें तो हकीकत में ही पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ये चीजें रुक सी गई थी, इनके ऊपर बात होनी बंद हो गई थी, क्योंकि टॉपिक ही जो क्या है वो कम हो गए थे, खत्म हो गए थे, वही पुराने घिसी पीटी बातें अरस्तु प्लेटो के टाइम की। तो एक्चुअल में जो पतन की जो बात है वो सही है, इसमें गलत कुछ नहीं है। तो रिवाइवल कैसे हुआ? फिर रिवाइवल ऐसे हुआ जब नई अवधारणाएं, नए मुद्दे, नई जो क्या है स्टडी की अप्रोच और जो क्या है वो नए नए विचार आने लगे दोबारा से। तो क्या हो गया? थ्योरी का रिवाइवल, इतनी सी बात है। तो इस रिवाइवल के अंदर हम बात करें, मैंने आपको बताया था कि फेमिनिज्म और हमारा जो क्या है उत्तर व्यवहारवाद, और हम बात करें इकोलॉजिज्म, और हम बात करें नव संस्थावाद, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, ये क्या है? ये हमारे उत्तर व्यवहारवाद, यानी कि अगर हम बात करें तो 1970s के बाद की जो क्या है घटनाएं हैं। तो फेमिनिज्म का जो कंसेप्ट है ये एक पोस्ट मॉडर्न आइडियोलॉजी है, या कंसेप्ट है, वो आया था हमारा रिवाइवल के एरा के अंदर। वास्तव में इसने मदद की रिवाइवल देने में पॉलिटिकल थ्योरी का। तो इसने कहा कि कौन से मुद्दे हैं, तो फेमिनिज्म का नाम आ जाए और जेंडर जस्टिस और इक्वलिटी पे बात ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे आसान ये ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब। जेंडर इशू और इक्वलिटी के ऊपर जो चर्चा थी उसको दोबारा से शुरू करने का काम किसने किया? आपकी फेमिनिज्म की थ्योरी ने। फेमिनिज्म के अंदर 2-3 बातें हैं, देख लो, 2-3 कंसेप्ट है बेसिकली। एक तो है सेक्स और जेंडर के डिफरेंस के ऊपर बात, दूसरा है पेट्रियोर्की यानी कि पितृसत्तात्मक समाज के बारे में बात, ठीक है, और तीसरा है क्या महिलाओं को जस्टिस या न्याय की बात। न्याय के अंदर हम पुरुष और महिला के मध्य समानता की भी बात कर सकते हैं, या पुरुष और महिला को समान अधिकार की भी बात कर सकते हैं, या सार्वजनिक व निजी जीवन के बीच में जो भेद है उसको मिटाने की भी बात कर सकते हैं। तो 3-4 ये मेन टॉपिक है फेमिनिज्म के। ठीक है जी, हाँ जी, आगे चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13, टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी निबंध किसने दिया है? देखिए आइजिया बर्लिन का ये कंसेप्ट है, टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बुक है, और इसी के अंदर उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी की बात की है।
और आइजिया बर्लिन को पूरी दुनिया में आज जानते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर स्वतंत्रता के दो प्रकार देने के लिए। इन्होंने कहा कि नेगेटिव लिबर्टी हमको राज्य के क्या है सिकंजे से बचाती है, राज्य के विरुद्ध हमको अधिकार देती है, इनमें क्या है हम प्रतिबंधों से मुक्त है। यानी कि नेगेटिव लिबर्टी वाले हमारे एरा के अंदर या एरिया के अंदर राज्य नहीं आ सकता। व्यक्ति क्या है फ्री है, स्वतंत्र है, जो वो बनना चाहे उसके लिए। एक है पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर आइजिया बर्लिन बात करती है व्यक्ति जो क्या है व्यक्ति की खुद की जिम्मेवारी है पॉजिटिव लिबर्टी। ठीक है, व्यक्ति अपनी जो क्या है वो योग्यताओं के बल पर, अपनी जो क्या है वो एबिलिटी के बल पर जहां तक जा सके वहां जा सकता है। ठीक है, इसमें राज्य का कोई रोल नहीं है। और अगर पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर भी राज्य हस्तक्षेप कर रहा है तो मतलब वो आपकी निजी जो क्या है वो स्वतंत्रताओं के ऊपर कुठाराघात कर रहा है, यानी कि आपकी लिबर्टी को छीन रहा है और आपके पर्सनल एरिया के अंदर घुस रहा है, क्योंकि पॉजिटिव लिबर्टी व्यक्ति के पर्सनल एरिया से जुड़ी है। और आइजिया बर्लिन ने कहा है कि अगर एक आदमी पंख फैला के पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकता या व्हेल मछली की तरह समुद्र में तैर नहीं सकता, तो इसमें जो क्या है राज्य का कोई रोल नहीं है, उस व्यक्ति की के ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है। और ये उदारवाद का नारा भी है कि मैन क्या है, इंडिविजुअल क्या है, एक फ्री है ना, एक क्या कहें रैशनल बीइंग, और अपने निर्णय वो स्वयं ले सकता है। ठीक है, तो आइजिया बर्लिन का एक कंसेप्ट है टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, उनका निबंध है। बाद में उनकी यही बुक कुछ टाइम के बाद एक बुक के रूप में पब्लिश होती है जिसका नाम है 4 Essay ऑन लिबर्टी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पॉलिटिकल थ्योरी के डेक्लाइन की बहस मुख्यतः किस दशक में शुरू हुई? तो मैं आपको बता चुकी हूँ 1950s का ये सारा फिनोमिना है, और 1970s के अंदर हम देखें तो पोस्ट बिहेवियरिज्म भी आ चुका, और मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म यहाँ पे आएगा। पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट बिहेवियरिज्म, फेमिनिज्म, ये सारी साथ साथ चलने वाली, या रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी साथ साथ चलने वाले कंसेप्ट है। ठीक है, हाँ जी। तो उसके बाद हम देखेंगे रिवाइवल डिबेट में कम्युनिटेरियन थिंकर जैसे माइकल सैंडल ने किसकी आलोचना की। सबसे पहले बात करेंगे कम्युनिटेरियन क्या है। देखिए इसका मतलब क्या है, समुदायवाद। समुदायवाद ये एक विचारधारा है, ये एक अवधारणा है, जैसे आपका उदारवाद है, जैसे आपका मार्क्सवाद है, जैसे आपका समाजवाद है। देखिए कम्युनिटेरियनिज्म, समाजवाद क्या कहता है, देखिए समाजवाद कहता है कि व्यक्ति का इंडिविजुअल कोई रोल नहीं है, यानी कि एक अणुवादी समाज की आलोचना करता है। और लिबरलिज्म का जो कंसेप्ट है इंडिविजुअलिज्म का, उसको जो क्या है ये उसकी आलोचना करता है और कहता है अकेले व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जो है उसको वो होने में, वो जहाँ से है उसके समुदाय का, उसके समाज का, उसकी कम्युनिटी का, उसके ग्रुप का, उसकी रीति रिवाज संस्कृति का बहुत ज्यादा प्रभाव है। यानी कि इकलौते व्यक्ति का क्या है कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति का महत्व तभी है जब वो एक समाज का, एक सामाजिक प्राणी है, जुड़ा है ग्रुप से, कम्युनिटी से। ठीक है, यानी कि ये ऐसी विचारधारा है तो समाज को पहले रखती है और इंडिविजुअल को ये बाद में लाती है। और इसी कड़ी में हम बात करें तो माइकल सैंडल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं। देखिए माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर, ये दो विचारक समुदायवादियों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो अगर हम बात करें माइकल सैंडल की, तो माइकल सैंडल की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है लिबरलिज्म एंड द लिमिट ऑफ जस्टिस, एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट उनकी ये बुक है माइकल सैंडल की। इसके बाद एक चार्ल्स टेलर भी हैं, चार्ल्स टेलर, ये भी बहुत ही फेमस समुदायवादी विचारक हैं, और इनकी एक बुक है सोर्स ऑफ द सेल्फ, सोर्सेज ऑफ द सेल्फ। ठीक है, तो लिबरलिज्म एंड द लिमिट ऑफ जस्टिस और चार्ल्स टेलर की बुक सोर्स ऑफ द सेल्फ, और एक और इनकी बुक है क्या जो क्या स्पेयर्स ऑफ ये क्या कहें स्पेयर्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो माइकल सैंडल ने किसकी आलोचना की, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा क्लासिकल लिबरलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म की, क्योंकि समुदायवादी हमेशा से इस विचार के विरोधी हैं कि व्यक्ति का, एक व्यक्ति का क्या महत्व है। ये कहते हैं समाज पहले है व्यक्ति बाद में, यानी कि ग्रुप से जो क्या है वो इंडिविजुअल बना है, ना कि इंडिविजुअल से ग्रुप। ठीक है जी, चलिए इसके बाद इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं हमारे अगले जो क्या क्वेश्चन के ऊपर, पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन के संबंध में। पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन के संबंध में हिस्टोरिसिज्म की आलोचना किसने की? देखिए
हिस्टोरिसिज्म का नाम आते ही आपके माइंड में एक व्यक्ति का नाम क्लियर हो जाना चाहिए, जिसका नाम है कार्ल पोपर। कार्ल पोपर। अब ये कार्ल पोपर कौन है? कार्ल पोपर भी एक विचारक हैं और ये वास्तव में एक ये क्या कहें, एक इतिहासकार और वो क्या कहें पॉलिटिकल फिलोसोफर ज्यादा हैं। और कार्ल पोपर के 2-3 मेन कंसेप्ट है जो कि एग्जाम में आते रहे हैं और आगे भी आ सकते हैं। देखिए, पहला अगर हम बात करें, कार्ल पोपर की एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ फाल्सिफिकेशन। क्या? थ्योरी ऑफ फाल्सिफिकेशन, यानी कि मिथ्याकरण का सिद्धांत। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्या ये कंसेप्ट है, फाल्सिफिकेशन यानी कि मिथ्याकरण का सिद्धांत। एक इनको हम पढ़ते हैं इतिहासवाद की आलोचना करने के लिए, इतिहासवाद यानी कि हिस्टोरिसिज्म का क्रिटिक करने के लिए। तीसरा हम इनको पढ़ते हैं इनकी एक बहुत फेमस बुक, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, यानी कि खुला समाज व इसके दुश्मन। तो सबसे पहले फाल्सिफिकेशन की थ्योरी के बारे में बात कर लें। देखिए, कार्ल पोपर ने कहा कि कोई भी थ्योरी, चाहे वो आपकी सोशल साइंस की थ्योरी हो, चाहे वो नेचुरल साइंस की थ्योरी हो, जब तक ही 100% सही है, जब तक उसको झूठ साबित करने के लिए एक और थ्योरी नहीं आ जाती। ठीक है, जैसे कि हम जो क्या एक थ्योरी मानते हैं कि सारे हंस सफेद होते हैं। ठीक है, ये आपकी थ्योरी जब तक ही सही है जब तक एक काला हंस नहीं मिल जाता। जैसे एक काला हंस मिला, आपकी थ्योरी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, झूठ हो जाएगी। और जो क्या है वो ये आपका क्या हो जाएगा? फाल्सिफिकेशन, यानी कि मिथ्याकरण हो जाएगा। और क्या कहेंगे कि काले हंस भी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कार्ल पोपर कहता है कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है और वो जब तक ही सच बना रह सकता है, चाहे वो साइंस का भी हो। और क्योंकि कुछ साल के बाद जो आज हम थ्योरी जिसको 100% सही मान रहे हैं, एक और उसके ऊपर या उसका क्या कहें उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप या उसका एंटी लेग एक थ्योरी आएगी और पहले वाली थ्योरी को झूठ साबित कर देगी। इसे को क्या बोलेंगे? मिथ्याकरण का सिद्धांत। समझ गए? ठीक है, यानी कि कोई चीज जब तक ही सच है जब तक हमें उसका काउंटर नहीं मिल जाता। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? फाल्सिफिकेशन की थ्योरी। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक है हमारे इतिहासवाद की आलोचना, यानी कि हिस्टोरिसिज्म के ऊपर इन्होंने काफी क्रिटिक किया है, आलोचना की है। उसके बाद हम देखें द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, कार्ल पोपर की बुक है और कार्ल पोपर ने कहा है एक तो प्लेटो और एक हीगल और एक मार्क्स, ये तीनों क्या है? ओपन सोसाइटी के एनिमी, यानी कि सभ्य समाज के सबसे बड़े दुश्मन कौन है? सभ्य समाज के सबसे बड़े दुश्मन है आपके, एक तो आपका प्लेटो, एक आपका हीगल और एक आपका कार्ल मार्क्स। तो इनकी बुक क्या है? द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी। ये था कार्ल पोपर के बारे में सारी बातें। इसके बाद अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्लाइन के अंदर हिस्टोरिसिज्म की आलोचना किसने की? किसने की? तो हो जाएगा सही आंसर आपका कार्ल पोपर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी। देखिए, मैंने आपको बता ही दिया, ये बुक है हमारी क्या? ये बुक है हमारी द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी। ये बुक संबंधित है क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिसिज्म के बारे में, यानी कि इतिहासवाद की आलोचना के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। पॉलिटिकल थ्योरी के रिवाइवल में नॉर्मेटिव टर्न का क्या अर्थ है? नॉर्मेटिव टर्न का मतलब क्या है? मोरल एंड एथिकल क्वेश्चन की वापसी। इसके अंदर ये कहा गया कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर चूंकि हम व्यक्तियों जो क्या है वो जिंदा व्यक्तियों के ऊपर स्टडी करते हैं या जो क्या है वो वास्तविक व्यक्तियों के ऊपर अध्ययन करते हैं, तो व्यक्ति क्या है? भावनाओं का पुतला। ठीक है, व्यक्ति ह्यूमन बीइंग कोई मशीन थोड़ी है। ह्यूमन बीइंग के अंदर फीलिंग है, इमोशन है, वो सेंसिटिव है। तो अगर पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर वैल्यू ही खत्म कर देंगे, ठीक है, या मूल्य ही खत्म कर देंगे, तो क्या है वो राजनीतिक विज्ञान व्यक्ति का अध्ययन करने वाला विषय बचेगा ही नहीं। तो रिवाइवल के अंदर दोबारा से मूल्यों को लाया गया, क्या मेन जो क्या है वो टर्म के अंदर या मेन फील्ड के अंदर, इसी को हम क्या बोलेंगे? रिवाइवल के अंदर नॉर्मेटिव टर्न का मतलब ये है कि मोरल और एथिकल क्वेश्चन की दोबारा से वापसी।
ठीक है जी, दोबारा से वापसी हो गई। तो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। बिहेवियरिज्म की प्रमुख विशेषता क्या है, कई बार बता चुकी हूँ। बिहेवियरिज्म मतलब साइंस साइंस साइंस, साइंस क्या, प्योर साइंस, मतलब वैल्यू, मतलब फैक्ट, मतलब सर्वे, मतलब ऑब्सोल्यूट ट्रूथ, यानी कि राजनीतिक विज्ञान को क्या बना दो, मशीन की स्टडी। ठीक है, देखिए तो क्वांटिटेटिव मेथड एंड एम्पिरिकल स्टडी, वैल्यू तो इसके अंदर आएंगी नहीं, फिलोसफी भी नहीं आएगी, आइडियोलॉजी भी नहीं आएगी, इन तीनों की आलोचना करते हैं। और क्वांटिटेटिव मेथड यानी कि क्वालिटी के स्थान पर क्वांटिटी की बात करता है बिहेवियरिज्म। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वांटिटेटिव मेथड एंड एम्पिरिकल एनालिसिस। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, पॉलिटिकल थ्योरी के रिसर्च सेंस में या रिवाइवल में या रिसर्जेंस में किस विचारक ने जस्टिस, राइट, इक्वलिटी जैसे मुद्दों को पुनर्जीवित किया? तो इसका हो जाएगा सही जवाब नॉर्मेटिव लिबरलिज्म। देखिए अगर हम बात करें तो सीधा ये क्वेश्चन इशारा करता है जॉन रोल्स को और फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी को। और अगर हम बात करें तो एक हमारा कंसेप्ट आया था समुदायवाद का, उसके बाद फिर क्या आया, बहुसंस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरलिज्म, जिसने दोबारा से समानता, अधिकार, इन सब जो क्या है वो मुद्दों को दोबारा से उठाया। तो नॉर्मेटिव लिबरलिज्म की बात जस्टिस, राइट और इक्वलिटी जैसे मुद्दों को पुनर्जीवित करने के लिए हम करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की। इन सब क्वेश्चन का एक्सपीरियंस मैं कर चुकी हूँ। देखिए वोलिन हमारे क्या हुए हैं, पॉलिटिकल रिवाइवल के अंदर, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी के रिवाइवल के अंदर वोलिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हुए हैं। और इनकी इस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था आपके स्टेट में, जिस क्वेश्चन का जवाब किसी को भी नहीं पता था, फिर नेट पर ढूंढ रहे हैं वहां भी नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद हम देखिए पॉलिटिकल थ्योरी एवोकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है। पॉलिटिकल थ्योरी एवोकेशन ये एक निबंध है और ये निबंध जुड़ा है पॉलिटिकल थ्योरी के उत्थान से, रिवाइवल से, पुनरुत्थान से या रिसर्जेंस से। और ये क्या नाम था इसका, सेल्डोन वोलिन। क्या सेल्डोन वोलिन का निबंध है पॉलिटिकल थ्योरी एडवोकेशन। इस बुक में उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान की बात की है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं हम। ये रहा अगला क्वेश्चन भी वही है जुड़ा हुआ। सेल्डन वोलिन के अनुसार पॉलिटिकल थ्योरी का मुख्य उद्देश्य क्या है, सिविक एंगेजमेंट एंड पॉलिटिकल इमेजिनेशन, मतलब लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना। ठीक है, इंगेजमेंट सही भी है। राजनीति का विकास कब होगा, जब ज्यादा से ज्यादा पीपल पार्टिसिपेशन होगी। यही बात बेचारी हन्ना आरेंट कह रही है बार बार, यही बात जॉन रोल्स कह रहा है, यही बात वोलिन कह रहा है कि राजनीति के अंदर सबसे जरूरी चीज है पीपल पार्टिसिपेशन, लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी। ठीक है, वही क्या बनाएगी राजनीति को अपने आप में क्या कहेंगे, विकास, डेवलपमेंट होगा पॉलिटिकल साइंस का। देखिए सिविल एंगेजमेंट यानी कि लोगों की जन भागीदारी, दूसरा पॉलिटिकल इमेजिनेशन, नए नए राजनीतिक मुद्दों के बारे में चिंतन। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। उसके बाद हम बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के डेक्लाइन डिबेट में साइंटिसिज्म शब्द किससे जुड़ा है, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। साइंटिसिज्म शब्द हमारा जुड़ा है एक्सक्लूसिव फेथ इन साइंस एंड मेथड, मतलब वैज्ञानिक विधि, अन्वेषणा, खोज, तथ्य, सर्वे, सर्वेक्षण, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, इन सारी बातों के बारे में बात करता है हमारा साइंटिफिक अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करने कुछ नहीं है। हन्ना आरेंट की कृति द ह्यूमन कंडीशन किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन के ऊपर हम जरा सा टाइम लगाएंगे। देखिए हन्ना आरेंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हन्ना आरेंट एक यहूदी परिवार से संबंध रखती थी। जब हिटलर ने जो क्या है वो जर्मनी के अंदर यहूदियों के ऊपर क्या कत्लेआम किया, तब ये अपनी जान बचा के हन्ना आरेंट का परिवार अमेरिका भाग गया और वहां जाके शरण ली और अमेरिका में फिर ये बस गई। और इन्होंने फिर क्या किया, हिटलर तो चला गया, बाद में सर्वाधिकारवाद के बारे में, यानी कि जो आपकी तानाशाही जो होती है उसके बारे में, यहूदियों के नरसंहार के बारे में, या व्यक्ति को लेके, समुदाय को लेके, पॉलिटिकल साइंस को लेके, पॉलिटिकल थ्योरी को लेके बहुत कुछ लिखा। ठीक है, हन्ना आरेंट की हर एक बुक इंपॉर्टेंट है, हर एक कंसेप्ट इनका इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्रांति के बारे में बात की, इन्होंने सोशल पार्टिसिपेशन के बारे में बात की। तो हन्ना आरेंट ने पॉलिटिकल थ्योरी के रिवाइवल में बहुत योगदान दिया और पूरी पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ये इकलौती फेमस क्या है, महिला विचारक है, यानी कि फीमेल थ्योरिस्ट है। तो हन्ना आरेंट की एक बुक है द ह्यूमन कंडीशन। ठीक है, द ह्यूमन कंडीशन किससे जुड़ी है? क्या उन्होंने बिहेवियरल पॉलिटिक्स की बात की है? बिल्कुल नहीं। क्या उन्होंने इकोनॉमिक
डिटर्मिनिज्म की बात की है, बिल्कुल नहीं, ये तो मार्क्स का काम है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म नहीं, ये तो अगर हम बात करेंगे हमारा आमंड और पावेल, डेविड ईस्टन के बाद जो आएंगे, डेविड ईस्टन की सिस्टम अप्रोच को आगे बढ़ाएंगे, ये तो वो है। तो पब्लिक स्पेयर एंड ह्यूमन एक्शन, देखिए हन्ना अरेंट ने क्या कहा है कि द ह्यूमन कंडीशन, आदमी की कंडीशन डिपेंड करती है कि उसका सोशल या सार्वजनिक जीवन के अंदर भागीदारी क्या है। तो हन्ना अरेंट ने कंसेप्ट दिया, एक व्यक्ति जो क्या है 3 तरीके के काम करता है, ठीक है, और ये कंसेप्ट पूछा जा चुका है, इसको देखेंगे। पहला कंसेप्ट है उसका क्या, पहला कंसेप्ट है लेबर, दूसरा है वर्क, तीसरा है हमारा एक्शन। यानी कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में 3 तरीके के कार्यकलाप करता है। पहला है लेबर, लेबर मतलब खाना पीना सोना, पशुओं के और हमारे एक से काम, कोई अंतर नहीं है, यानी कि यहाँ हम कोई योगदान नहीं दे रहे सोशल लाइफ में। दूसरा है वर्क, वर्क का मतलब है एक व्यक्ति कुछ क्रिएट कर रहा है, कुछ बना रहा है, जैसे बिल्डिंग बनाना, जैसे कोई ग्रुप बनाना, जैसे ऐसी जो क्या कोई कला कोई शिल्प का काम करना, जिससे लगे कि कुछ तो किया है व्यक्ति ने मरने से पहले। तीसरा फिर एक्शन, अन्ना अरेंट ने कहा सबसे हाई लेवल जो है वो इस एक्शन का मैं मानती हूँ। एक्शन को हम क्या बोलेंगे, क्रिया, क्रिया या एक्शन का मतलब क्या है, क्रिया का मतलब क्या है, जब व्यक्ति अपनी सोशल लाइफ के अंदर या पब्लिक लाइफ के अंदर सार्वजनिक मुद्दों के ऊपर खुलकर बोलता है, राजनीति में भागीदारी करता है, जन जागरूकता बढ़ाता है, पार्टिसिपेशन करता है, पॉलिटिकल साइंस के ऊपर काम करता है, तो वो उसकी सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ा उसका काम है, ठीक है, योगदान है। और इसलिए एक्शन को हन्ना अरेंट ने सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण माना है मानव जीवन की इन तीनों गतिविधियों में से, ठीक है। उसके बाद हम देखिए तो पब्लिक स्पेयर और ह्यूमन एक्शन की बात करती है हन्ना अरेंट। हन्ना अरेंट की 2 बुक और देख लेते हैं लगे हाथ। देखिए सर्वाधिकारवाद का उदय, क्या, एक तो हो गई था ह्यूमन कंडीशन, दूसरी क्या हो गई, सर्वाधिकारवाद का उदय, सर्वाधिकारवाद का उदय, यानी कि ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। उसके बाद द ह्यूमन कंडीशन, उसके बाद हम बात करें ऑन द ह्यूमन कंडीशन के बाद सर्वाधिकारवाद का उदय, ऑन रिवोल्यूशन, ऑन रिवोल्यूशन। फिर उसके बाद है इनकी एक बुक आइकमैन, आइकमैन ऑफ जो क्या है वो इनकी एक बुक है जिसके अंदर इन्होंने आइकमैन ऑफ जुडिज्म की बात की है। द ह्यूमन कंडीशन हमने इनकी बुक देख ली है, तो 2-3 इनकी इंपोर्टेंट बुक है, ऑन रिवोल्यूशन, और इसके बाद द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, द ह्यूमन कंडीशन, और इसके बाद आइकमैन ऑफ जेरूसलम, यानी कि जेरूसलम के अंदर जो इन्होंने देखा उसका इन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, रिवाइवल डिबेट में कम्युनिटेरियनिज्म किसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आया, तो उसका आंसर हो जाएगा लिबरल इंडिविजुअलिज्म, यानी कि जहां पे सब कुछ व्यक्ति को मानते हैं और समाज को क्या कहा, देखिए उदारवाद ने क्या कहा, उदारवाद ने क्या कहा, सब कुछ इंडिविजुअल है, सब कुछ व्यक्ति है, समाज संस्कृति रीति रिवाज बंधन सब भाड़ में जाओ, एक व्यक्ति के जो मन में आएगा वो करेगा। वो जो क्या है वो क्या कहेंगे, जो हमारी वो बहुत ही फेमस टीवी की एक्ट्रेस है अनुपमा, उनका डायलॉग है मैं क्या करूं क्या खाऊं क्या पीऊं कहाँ जाऊं किससे मिलूं तुमको क्या, तो ये उदारवाद की परिभाषा है। जी हाँ, एक्चुअल में उदारवाद यही बात करता है और यही संदेश लेके उदारवाद आया, इंडिविजुअलिज्म आया, लिबरलिज्म आया, कि एक व्यक्ति को पूरी आजादी है कि वो क्या करे क्या निर्णय ले, अपनी लाइफ को जीने की, राज्य का उसके लाइफ के अंदर इंटरफेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन आगे जब हम देखें तो इसके बहुत ही विनाशकारी परिणाम हुए इंडिविजुअलिज्म के, और उसके बाद समुदायवाद आया और कहता है कि व्यक्ति इंडिविजुअल का तो क्या अस्तित्व नहीं है उसके समूह के बिना, उसकी कम्युनिटी के बिना। तो समुदायवाद बात करता है, उदारवाद की आलोचना करता है किस मुद्दे के ऊपर, लिबरल इंडिविजुअलिज्म के ऊपर, यानी कि अणुवादी समाज की सोच के ऊपर, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या है वो 25 क्वेश्चन देख लिए हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थे, और पॉलिटिकल थ्योरी का उत्थान पतन, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जिसमें हम पॉलिटिकल थ्योरी के जो क्या है वो ट्रेडिशन और पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर की या बीच की जो क्या है वो अंतर की बात करेंगे, और
ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल पॉलिटी विद अनुराधा मैम से। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, हमारी मेहनत आपको पसंद आती है, तो यूट्यूब के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर हमको आगे बढ़ाइए। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर दीजिए। जिस दिन हमारे 1000 हो जाएंगे उस दिन से हम लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे, और लाइव क्लास होगी इंटरेक्टिव। आप क्वेश्चन पूछना और मैं जवाब दूंगी। ठीक है जी, इसी के साथ मिलते हैं अगले किसी वैल्यूएबल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।